हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना लास्ट वर्किंग डे है। काम थोड़ा सा ज़्यादा बच गया, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। कल तो लास्ट वर्किंग डे होने के कारण थोड़ा सा दिशा निर्देश भी सुन लें कि मैंने आपके पास 4 पाठों का काम भेज दिया है। पहला, तीसरा, चौथा और 7वां पाठ। तो इन चारों पाठों को पढ़ना है, इनके प्रश्नों को हल करके देखना है। नहीं आते हैं तो स्कूल खुलेंगे तब समस्याओं का समाधान करना है। इसलिए इन 4 पाठों को तैयार करने की कोशिश करें, क्योंकि 30 जून तक आपका अब ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। तो हम बता रहे थे गुणों में आवर्तिता। तो मैंने आपसे बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा तत्वों के बहुत सारे भौतिक और रासायनिक गुणों को स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, आयनन एंथैल्पी, परमाणु त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, परमाणु का आकार। तो बहुत सारे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं जिनको स्पष्ट किया जा सकता है। आपसे बताया था कि इस आधुनिक आवर्त सारणी के एक आवर्त या एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं या एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के घटने या बढ़ने का एक निश्चित क्रम दिखाई देता है। और भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के घटने या बढ़ने का जो एक क्रम है, यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में ये जो क्रमिक परिवर्तन होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करता है। और आप जानते हैं कि इस आवर्त सारणी में क्रमिक रूप से तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होता है। और जब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होता है तो उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में भी क्रमिक परिवर्तन होता है। इस प्रकार आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन के कारण ही तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन होता है। और तत्वों के इस गुणधर्म को गुणों में आवर्तिता कहते हैं तथा इन गुणों को आवर्ती गुण कहते हैं। तो कुछ आवर्ती गुणों के बारे में आपसे बताया था कल। एक तो बताया था प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में बताया था आपसे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं जो धनावेशित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है, क्योंकि धन और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो नाभिक में धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको ही यानी कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान वास्तविक नाभिकीय आवेश से थोड़ा कम होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान वास्तविक नाभिकीय आवेश से थोड़ा कम होता है। वो मैंने बताया था कि जो कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये ऋणावेशित होते हैं, और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के मध्य आपस में प्रतिकर्षण बल होता है, और इस प्रतिकर्षण बल के कारण कुछ नाभिकीय आवेश संतुलित हो जाता है। इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान वास्तविक नाभिकीय आवेश से थोड़ा कम होता है। अब बात बताई थी आपसे, एक आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आपने देखा था कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, अर्थात नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन कोश की संख्या समान है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, ये दूसरा आवर्त है और दूसरा आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन सब में 2-2 कोश होते हैं, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है। और जब प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है लेकिन बाह्यतम कोश की दूरी नहीं बढ़ रही, तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। लेकिन एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोश की संख्या बढ़ती जाती है, और जब कोश की संख्या बढ़ती है तो बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती है, जिससे नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कम होता जाता है, यानी घटता जाता है। यही कारण है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। इसके बाद बताया था परमाणु आकार। तो परमाणु आकार किसे कहते हैं? तो परमाणु आकार का जो निर्धारण है वो परमाणु त्रिज्या से किया जाता है।
तो किसी परमाणु के नाभिक, ये नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और आप जानते हैं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, यानी कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ता है, और जब आकर्षण बल बढ़ता है तो परमाणु का आकार घटता जाता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, ध्यान रखें। और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो हालांकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है, लेकिन साथ में कोश की संख्या भी बढ़ती है। और जब कोश की संख्या बढ़ती है तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, फलस्वरूप नाभिक का आकर्षण बल, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल है वो घटता जाता है। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। ये बता दिया था। इसके अलावा आपसे ये बताया था कि धनायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका बाह्यतम कोश समाप्त हो जाता है, और जब बाह्यतम कोश समाप्त हो जाता है तो शेष इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे परमाणु का आकार घटता चला जाता है। ये बता दिया था। ऋणायन का आकार अपने उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। क्यों? तो आप जानते हैं कि किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन बनता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन बनता है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ता है, और प्रतिकर्षण बल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अभ्र फैल जाता है, जिससे ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से बड़ा होता है। इसके बाद आया था आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं? आयनन एंथैल्पी आपसे बताया था कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा या पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है, या इसको आयनन विभव भी कहते हैं। जो आयनन एंथैल्पी है, इसका जो मात्रक होता है वो किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल होता है। किसी उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, पहला इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो प्रथम आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब एक इलेक्ट्रॉन पृथक करते ही धनायन बन जाता है, आप जानते हैं। जैसे कि मैं सोडियम का उदाहरण बताऊं तो सोडियम के सबसे बाद तीसरे कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन पृथक करते ही धनायन बन जाएगा सोडियम, और धनायन से एक और इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो द्वितीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। इसी प्रकार किसी धनायन से तीसरा इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दी गई ऊर्जा तृतीय आयनन एंथैल्पी कहलाती है। और मैं आपको बता चुका हूं कि प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान द्वितीय आयनन एंथैल्पी से कम होता है, और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान तृतीय आयनन एंथैल्पी से कम होता है, क्योंकि धनायन से इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन होता है। आयनन एंथैल्पी के बाद में आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। क्या? कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये कोई उदासीन गैसीय परमाणु है, उदासीन गैसीय परमाणु, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ऋणायन बनता है, और ऋणायन के साथ साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ऊर्जा मुक्त हुई है ये इलेक्ट्रॉन
लब्धी एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी कहलाती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी ऋणायन बनने से, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी के कारण ऋणायन बनता है। अब एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि परमाणु का आकार घटता जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान भी बढ़ता जाता है। क्योंकि आपने देख लिया कि एक आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु का आकार घटता है, इसलिए उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करना मुश्किल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। जब आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊर्जा भी तो ज्यादा ही मुक्त होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक नया कोश जुड़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाता है, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऊर्जा कम मुक्त होती है, और जब ऊर्जा कम मुक्त होती है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धी का मान, इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी का मान घटता जाता है। तीसरा गुणधर्म है विद्युत ऋणता। ये एक सापेक्ष राशि, तुलनात्मक राशि विद्युत ऋणता। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विद्युत ऋणता किसे कहते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं कि दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो यौगिक बनाते हैं वो सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के सबसे बाहरी कोश में आप जानते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 7 होता है। सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन 7। इसी प्रकार से दूसरा क्लोरीन परमाणु भी इसके साथ साझेदारी कर लेता है, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7। तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यौगिक अणु बनाते हैं Cl। तो ये सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक अणु। या दो असमान परमाणु आपको बताएं, जैसे कि असमान परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और 1 ये 5 और 1 ये 6। और इधर भी हाइड्रोजन के एक परमाणु से ये साझेदारी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो बंध बनता है, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से इधर, ये भी यानी जल जो है ये भी एक सहसंयोजक यौगिक। तो सहसंयोजक, किसी सहसंयोजक यौगिक के दो असमान परमाणु, किसी सहसंयोजक यौगिक के दो असमान परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। यहाँ ध्यान दें, जैसे जल, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये सहसंयोजक बंध, रासायनिक बंध बन रहा है और ये रासायनिक बंध बन रहा है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, 1 हाइड्रोजन का है। यहाँ भी 1 हाइड्रोजन का है, 1 ऑक्सीजन। इसके अलावा ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के है। तो ये एक सहसंयोजक यौगिक है जल। तो किसी सहसंयोजक यौगिक के दो असमान परमाणु, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का। तो किसी सहसंयोजक यौगिक के दो असमान परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंध, जो रासायनिक बंध बन गया, किसी सहसंयोजक यौगिक के दो असमान परमाणुओं
के बीच बने रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रासायनिक बंध बन रहा है, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्युत ऋणता कहलाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षण बल से आकर्षित करती है, इसलिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है। अब आता है आवर्त सारणी में इस विद्युत ऋणता, यह विद्युत ऋणता किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आप जानते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु का आकार घटता जाता है, यानी कि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण बढ़ता है। इसका मतलब कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है, और एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है कि नया कोष जुड़ जाता है जिससे परमाणु का आकार बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता जाता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति घटती चली जाती है, इसलिए विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है। इस आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। तो ये आ गया विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता के बाद में आता है संयोजकता। संयोजकता बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है संयोजकता। तो सबसे पहले संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता को संयोजकता। जैसे कि हम उदाहरण बताएं संयोजकता का कि मनुष्य है, इसकी दो भुजाएं होती हैं, तो इसलिए ये दो वस्तुओं को एक साथ पकड़ सकता है, तो मनुष्य की संयोजकता दो होगी, संयोग करने की क्षमता दो होगी। इसी प्रकार से जो ऑक्टोपस है उसकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए वो 8 वस्तुओं को एक साथ पकड़ सकता है, इसलिए ऑक्टोपस की संयोजकता 8 होगी। इसी प्रकार से किसी भी तत्व की संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अब संयोजकता का निर्धारण कैसे होता है? तो भाई संयोजकता का निर्धारण किसी परमाणु के, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित, यानी कि संयोजकता कोष में, बाह्य सबसे बाहरी कोष को संयोजकता कोष कहते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किसी तत्व की संयोजकता का निर्धारण किया जाता है। यानी कि किसी तत्व के बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते वो उसकी संयोजकता कहलाती है। या दूसरी बात, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, वो संख्या ही, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब संयोजकता का निर्धारण कैसे होगा? देखो मैं बताता हूं आपको। पहला वर्ग है, ये पहला वर्ग है लीना की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम पहले वर्ग के तत्व आप यहाँ सारे में देखना। और इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो हाइड्रोजन है इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम है पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम में भी 2 8 1, पोटेशियम में 2 8 8 1, रुबिडियम है इसमें 2 8 18 8 1, यानी कि सबके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है, क्योंकि इनके सबके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेता है, इसलिए इनकी सबकी संयोजकता 1 मानी जाती है। नंबर 2, जो दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग में तत्व हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यानी बेटा, मांगे, कार, सकूटर, बापूर होए। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4 नंबर पर है, तो पहले कोष में 2, दूसरे में 2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 2, इस
इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग शेल का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2, 8, 18, 8 और 2। इनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी सबकी संयोजकता दूसरे वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता 2 होगी। अब आ जाओ 13वें वर्ग के तत्व, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। अब इसमें जो बोरोन है ये 5 नंबर पर, परमाणु क्रमांक 5 है, ही, ली, बी, बै, है, ही, ली, बी, बै, 5 नंबर पर। तो 5 परमाणु क्रमांक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा पहले कोष में 2, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम है तो 2, 8, 10, 3, 13। गैलियम है तो 2, गैलियम कितने नंबर पर है? गैलियम है 31 नंबर पर, तो 2, 8, 18, 31 नंबर पर, 18, 3, 2, 8, 18, 3, इस प्रकार से। तो सबसे बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब इन सभी तत्व के परमाणुओं के बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी संयोजकता 3 होगी। जो 14वां वर्ग है, इन सबके बाहरी कोष में, सबसे बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी संयोजकता 4 होगी। अब आगे बारी 15वें वर्ग में। 15वें वर्ग में जो नवीन, प्रवीण, आसमीन, सब बाई यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये तत्व है। तो इनके बाहरी कोष में जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 7 नंबर पर है, तो 7 नंबर पर है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। तो नाइट्रोजन की जो संयोजकता है ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगी, ऋणायन बना लेगी, तब इनकी संयोजकता 3 होगी। या सबसे बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 संयोजकता होगी। इसी प्रकार से 16वें वर्ग के तत्व हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम आदि। ये जो तत्व हैं इन सबकी संयोजकता, क्योंकि इनके बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी संयोजकता 2 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। 2 तो क्यों होती है? क्योंकि बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेगी, तब तो इसकी संयोजकता -2 होगी, यानी कि संयोजकता 6 भी हो सकती है। 17वें वर्ग में जो हैलोजन है, 17वें वर्ग के तत्व, इनके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी संयोजकता 1 होगी या फिर 7 होगी। और जो 18वां वर्ग है इनमें हीलियम है, पहला कोष 2 इलेक्ट्रॉन, नियोन है 10 नंबर पर है तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोष पूरा है तो इनकी संयोजकता 0 होती है। अब आप समझिए कि इस आवर्त सारणी में संयोजकता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो इस आवर्त सारणी में जो S ब्लॉक के तत्व हैं, S ब्लॉक में पहला वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1, दूसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2, 13वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 3, 14वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 4, यानी कि 1 से 4 तक बढ़ती है, 1, 2, 3, 4 तक बढ़ती है। फिर नाइट्रोजन की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, फिर 1 तक घटती है और अंत में 0 हो जाती है। यानी कि आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 1 तक घटती चली जाती है और अंत में यानी कि 18वें वर्ग की जो संयोजकता है वो 0 हो जाती है। 18वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 0 हो जाती है क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है। ये तो हुई पहला, दूसरा और 13 से 18वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता। अब आता है डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि वर्ग संख्या 3 से 12 तक के जो तत्व हैं और जो नीचे एफ ब्लॉक के तत्व हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इनकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है। ये संक्रमण तत्व होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, तो इनकी संयोजकता 1 से अधिक होती है और ऐसी संयोजकता को परिवर्ती संयोजकता या परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। तो इन तत्वों की संयोजकता परिवर्तनशील होती है, जैसे कॉपर की 1 और 2 होती है, लोहे की संयोजकता 2 और 3 होती है। तो इन तत्वों की संयोजकता डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी सबकी संयोजकता परिवर्तनशील है। तो यह आ गई संयोजकता वाली बात। तो क्या समझे संयोजकता से? तो किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का निर्धारण बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से किया जाता है।
कि या तो संयोजकता बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही होती है, यानी कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष में जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है, या फिर अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी तत्व का परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। अब आ जाओ आवर्त सारणी के आवर्त और वर्ग में क्या होता है। तो समझें कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है। पहले और दूसरे 13वें 14वें 15वें इन वर्गों में संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 1 तक घटती है और अंत में 0 हो जाती है। इसी प्रकार से वर्ग में, चूंकि एक वर्ग में सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि प्रत्येक वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इसलिए एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। जैसे पहले वर्ग के तत्वों की संयोजकता 1, दूसरे वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2, 13वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 3, 14वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता 4, इसी प्रकार से आगे संयोजकता फिर 3, 2, 1 और फिर 0। इस प्रकार से संयोजकता निर्धारित की जाती है। संयोजकता के बाद में आता है परमाणु का आकार। आजकल एक चीज और रहेगी, आजकल संयोजकता के स्थान पर तत्वों की आक्सीकरण अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो आक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं? आक्सीकरण अवस्था। तो विद्युत ऋणता क्या था? आपने विद्युत ऋणता पढ़ी, किसे कहते हैं विद्युत ऋणता? कि किसी सहसंयोजक यौगिक के दो असमान परमाणुओं के बीच बने रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं। तो आक्सीकरण अवस्था भी इस विद्युत ऋणता से ही निर्धारित होती है, यानी विद्युत ऋणता के अनुसार किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है वही उसकी आक्सीकरण अवस्था कहलाती है। फिर सुन लें, किसी विद्युत ऋणता के अनुसार किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में या जितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण करता है, वो संख्या ही उस तत्व की आक्सीकरण अवस्था कहलाती है। आगे की कक्षाओं में आप आक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं परमाणु का आकार। देखिए, परमाणु का आकार जो होता है वो किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोष के बीच की दूरी से निर्धारित होता है, अर्थात परमाणु त्रिज्या से निर्धारित होता है। किसी भी परमाणु का आकार, किसी भी परमाणु का साइज उस परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी से मापा जाता है, दूरी से निर्धारित होता है। परंतु कोई भी परमाणु आप जानते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, यानी कि किसी भी विलगित परमाणु अकेले परमाणु को प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, और जब अकेला परमाणु ही प्राप्त नहीं होगा तो उसकी परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना और भी कठिन कार्य है। अतः परमाणु का आकार उसकी त्रिज्या से निर्धारित होता है, और परमाणु की त्रिज्या 3 प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। क्योंकि परमाणु, मैंने पहले बताया, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, या तो वो अणु रूप में पाए जाते हैं परमाणु, या परमाणु आपस में समूह बनाते हैं, समूह के रूप में पाए जाते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। तो कभी भी एक विलगित परमाणु को प्राप्त करना एक दुर्लभ कार्य है। तो फिर परमाणु का आकार कैसे निर्धारित हो? तो मैंने बताया परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या से निर्धारित होता है, और परमाणु की जो त्रिज्या है वो 3 प्रकार से ज्ञात की जाती है। एक तो तो मैं बोल रहा था परमाणु का आकार हम
परमाणु का आकार ज्ञात करना एक कठिन कार्य है। इसलिए कठिन है क्योंकि एक विलगित परमाणु को प्राप्त करना, एक स्वतंत्र परमाणु को प्राप्त करना कठिन है। इसलिए परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या से निर्धारित किया जाता है। और परमाणु की त्रिज्या 3 प्रकार से ज्ञात की जाती है, क्योंकि अकेले परमाणु की त्रिज्या ज्ञात ही नहीं कर सकते, तो 3 प्रकार से ज्ञात की जाती है। एक तो जो त्रिज्या है उसको कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? तो दो समान परमाणु किसी सहसंयोजक, जब फिर सुने, सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु, जैसे कि मैं उदाहरण बता रहा हूं, क्लोरीन एक ही तत्व और एक ही तत्व के लिए दो समान परमाणु, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इन्होंने ये सहसंयोजक बंध बना दिया। ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों का है, साझेदारी से बंध बना है। तो जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े हों तो इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, ये नाभिक और ये दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी, लेकिन दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा ये जो है ये सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। फिर सुनिए सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहते हैं? क्योंकि परमाणु आपस में या तो सहसंयोजक बंध बनाते हैं या फिर धात्विक बंध बनाते हैं, तो एक ही तत्व के दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। दूसरी त्रिज्या होती है वान डर वाल त्रिज्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वान डर वाल त्रिज्या। तो किसे कहते हैं वान डर वाल त्रिज्या? तो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणु, देखिए ये दोनों आपस में जुड़कर इन्होंने सहसंयोजक बंध बना दिया और इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा है ये इनकी सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। अब ये सहसंयोजक अणु और ये सहसंयोजक अणु दोनों आपस में अनाबंधित हैं, कोई बंध नहीं बना रखा। तो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित अणु, एक तो ये अणु, दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डर वाल त्रिज्या कहलाता है। दो निकट स्थित अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, तो ये एक तो ये अणु हो गया इधर वाला, एक ये अणु हो गया इधर वाला, तो ये दोनों अनाबंधित, इनके बीच में कोई बंध नहीं है, तो अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा ये जो त्रिज्या है ये वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। फिर सुन ले, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो अनाबंधित अणु, एक अणु तो ये रहा जिसमें दो परमाणु सम्मिलित है, एक अणु ये रहा इसमें भी दो परमाणु सम्मिलित है, दो अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा, तो इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी ये है, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी ये है और इन बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? वान डर वाल त्रिज्या। फिर सुन ले, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो अनाबंधित अणुओं के निकट स्थित दो अनाबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। और याद रहे, वान डर वाल त्रिज्या Rw का मान हमेशा जो सहसंयोजक त्रिज्या है उससे ज्यादा होता है। वान डर वाल त्रिज्या का मान सहसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा है, क्योंकि सहसंयोजक त्रिज्या में बंध बन जाता है। तीसरा होता है धात्विक त्रिज्या। तो धात्विक त्रिज्या किसी क्रिस्टल जालक, किसी धातु के क्रिस्टल जालक के दो निकट स्थित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। किसी धातु के क्रिस्टल जालक में निकट स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। अब आवर्त सारणी में किस प्रकार से बदलती है परमाणु आकार का मान? तो आपको पहले भी पता हो चुका है कि एक आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है,
परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, क्योंकि संयोजकता कोष समान है, कोषों की संख्या समान है, सॉरी संयोजकता कोष नहीं, कोष की संख्या समान है। और जब कोष की संख्या समान है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु का आकार घटता चला जाता है। एक किसी प्रकार से एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक नया कोष जुड़ता चला जाता है, और जब नया कोष जुड़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है, जिससे बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता चला जाता है। अब लास्ट टॉपिक रह गया आपका धात्विक और अधात्विक गुण। धात्विक गुण पहले धात्विक गुण। तो धात्विक गुण किसे कहते हैं? देखिए, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उस तत्व का धात्विक गुण कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उस तत्व का धात्विक गुण कहलाता है। अब आप समझिए इधर एक आवर्त में धात्विक गुणों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये मैं दूसरा आवर्त ले रहा हूं जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन ये तत्व। तो इन सब में दो दो कोष होते हैं। लिथियम है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2-1, बेरिलियम का होता है 2-2, बोरोन का होता है 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होता है। तो आप समझिए कि एक आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि संयोजकता के दोनों समय दो कोष है, समय दो कोष है, सारे तत्वों में दो कोष है, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, अर्थात नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, फलस्वरूप परमाणु का आकार घटता चला जाता है, और जब परमाणु का आकार घटता है तो इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षण बल से पकड़े हुआ है, तो उस कोष में से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना कठिन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। और जब आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है तो बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को पृथक करना मुश्किल हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को पृथक करना मुश्किल है तो तत्वों के धात्विक गुणों में कमी आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पृथक करना ही धात्विक गुण है। धात्विक गुण किसे कहते हैं? कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन पृथक कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति धात्विक गुण कहलाता है। तो बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पृथक करना कठिन है, अर्थात धात्विक गुणों में कमी होती चली जाती है। लेकिन एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक नया कोष जुड़कर चला जाता है, फलस्वरूप परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता चला जाता है, और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन को पृथक करना आसान हो जाता है, यानी कि कम ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, और जब आयनन एंथैल्पी का मान घटता है तो इलेक्ट्रॉन को सरलता से पृथक कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन सरलता से पृथक हो जाता है तो धात्विक गुणों में कमी हो जाती है, सॉरी बढ़ जाती है, धात्विक गुणों में वृद्धि होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति धात्विक गुण कहलाता है। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन आसानी से सरलता से त्यागा जा सकता है क्योंकि आयनन एंथैल्पी कम है, इसलिए धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अब अधात्विक गुण, अधात्विक गुण किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधात्विक गुण कहलाता है। अब एक आवर्त में आप जानते हैं, एक आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घट रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता चला जाता है। इसलिए एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करके ऋणायन बनाया जा सकता है, यानी कि सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा सकता है। और जब सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा सकता है तो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को सरलता से ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आप जानते हैं नया कोष जुड़ता है, अर्थात परमाणु का आकार बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मुश्किल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होता है, नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मुश्किल होता है, अर्थात ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति घटती है, अर्थात अधात्विक गुणों में कमी होती चली जाती है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अधात्विक गुणों में कमी होती है। इस प्रकार आवर्त सारणी के बाईं तरफ धातु तत्व है, धात्विक है तत्व है, और आवर्त सारणी के दाहिनी तरफ अधातु तत्व है, क्योंकि धातु गुणों में कमी होती चली जाती है। इधर अधातु तत्व है, इधर बाईं तरफ सारे धातु तत्व, और इन धातु और अधातु इस प्रकार से जब इन धातुओं को और अधातुओं को आवर्त सारणी में व्यवस्थित करते हैं तो धातु और अधातुओं के बीच एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा ये बन जाती है, ऐसे सीढ़ीदार लाइन बन जाती है, और इस सीढ़ीदार लाइन के ऊपर जो तत्व आते हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, ये जो तत्व हैं जो सीढ़ीदार लाइन पर आते हैं, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको उपधातु कहते हैं। यह आपका पाठ समाप्त हो चुका है। अब इस पाठ को अच्छे से तैयार करना है, और जब स्कूल खुलेंगे तो ये मुझे तैयार मिलना चाहिए। इसके प्रश्नों को जरूर हल करके देखना है। धन्यवाद।